आज बात करेंगे एक ऐसे बादशाह की जिसके साथ किस्मत हमेशा आंख में चोली खेलती रही। वैसे तो उसके नाम का मतलब ही होता है किस्मत वाला, लेकिन शायद ही इतिहास में आपको ऐसे नाम मिले, ऐसे बादशाहों के, ऐसे राजाओं के जो उससे ज्यादा बदनसीब रहे होंगे। उसने हमेशा किस्मत से लड़ाई लड़ी, लड़ता रहा, जूझता रहा, फिर गिरा, फिर उठा, हर बार चल दिया वो सीना तान, लेकिन किस्मत उसके सामने फिर आकर खड़ी हो जाती थी। जी हाँ, आज हम बात करेंगे बादशाह हुमायूं की। मेरा नाम है हितेश कौशिक और आज के इस सेशन में हम बादशाह हुमायूं की बात करेंगे। हुमायूं एक ऐसे बादशाह जिनको गद्दी हासिल हुई, मुगलिया तख्त हासिल हुआ और दिल्ली की गद्दी पर बैठे अपने पिता बाबर की मौत के बाद 1530 में। 1530 में जब ये गद्दी पर बैठे तो उनके लिए राहें आसान नहीं थी। बाबर के बेटों में सबसे बड़े हुमायूं और उनके बाकी बेटों की जिम्मेदारी हुमायूं के ऊपर थी। हुमायूं का एक भाई कामरान जहां उनके बिल्कुल अलग हो चुका था और काबुल कांधार उसने अपने लिए मांग लिया था अपने पिता की मौत पर। हुमायूं ने हंसते हंसते काबुल कांधार उसे दे भी दिया और बाकी भाइयों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले भी ली। बाकी के भाई उसके लिए हमेशा सर का दर्द बने रहे। बाबर की एक बात ने शायद हुमायूं का बेड़ा गर्क और ज्यादा कर दिया, क्योंकि बाबर ने कभी जब वो छोटा था उससे कहा था कि बेटा अपने भाइयों का हमेशा ख्याल रखना, अपने भाइयों का हमेशा साथ देना, चाहे वो कितनी बड़ी गलती भी कर दे तो उसे माफ करते रहना। ये बात हुमायूं ने अपने पल्ले बांध ली थी और शायद ये ही उनकी बदकिस्मती के कई कारणों में से एक भी रहा कि उसने हमेशा अपने भाइयों के प्रति अपना रवैया बहुत कमजोर और नर्म रखा। जब सख्ती करनी थी तब उसने सख्ती नहीं की और इसका खामियाजा उसे हमेशा भुगतना पड़ा। हुमायूं 1530 से 1540 तक दिल्ली के तख्त पर काबिज रहे। मुगलिया सल्तनत उनके दौर में तरक्की कर रही थी, लेकिन फिर भी उनकी मुश्किलें बढ़ती ही जा रही थी। कभी भी मुश्किलों ने उनका दामन नहीं छोड़ा और एक समय ऐसा आया जब उनके हाथ से उनका सब कुछ छिन गया। और वो समय जब वो दिल्ली छोड़कर भागने को मजबूर हुआ। उसके पीछे कारण क्या था? कारण था कि वो अपने प्रतिद्वंदी शेर शाह सूरी से 2 लड़ाइयों में बुरे तरीके से हार गया था। 1539 चौसा का युद्ध बिहार में जो उसने लड़ा शेर शाह सूरी के खिलाफ, उसमें भी उसकी हार हुई पहले, और उसके बाद 1540 में कन्नौज बिलग्राम का युद्ध जिसमें उसकी एक बार फिर हार हुई। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि उसका सामना उससे ज्यादा काबिल शेर शाह सूरी से था। शेर शाह सूरी था तो एक छोटा सा कमांडर ही, बिहार उसके कब्जे में था, जहां उसने बिहार से बंगाल तक अपने पैर पसारे। हुमायूं को इससे दिक्कत हुई। हुमायूं ने फिर उसे सबक सिखाने के लिए उसके खिलाफ एक कैंपेन भी शुरू किया, लेकिन इस कैंपेन में शेरशाह सूरी ने उल्टा उसे हरा दिया। 1539 में चौसा के युद्ध में और 1540 में बिलग्राम कन्नौज के युद्ध में। और उसके बाद तो हुमायूं के पीछे वो लग गया, दिल्ली तक उसका पीछा किया और दिल्ली से भी हुमायूं को अपनी जान बचाकर निकलना पड़ा। पंजाब के पहाड़ों में जाकर उसने अपने सैनिकों को और अपने कमांडरों को इकट्ठा किया और फिर अपनी ताकत बटोरने की कोशिश की। लेकिन तब तक शेरशाह सूरी पूरे उत्तर भारत पर कब्जा कर चुका था। हिंदुस्तान अब हुमायूं के कब्जे से निकल चुका था और शेरशाह सूरी के कब्जे में आ चुका था। यहां पर भी किस्मत ने उसके साथ धोखा किया कि वो काबिल तो था, लेकिन उससे ज्यादा काबिल शेरशाह सूरी उसके आगे खड़ा था। लेकिन किस्मत एक बार फिर पलटी जब हुमायूं दिल्ली वापस लौटा और दिल्ली पर कब्जा हासिल किया साल 1555 में। किस्मत उस पर मेहरबान थी। शेरशाह सूरी की तो 1545 में ही मौत हो गई थी, हुमायूं के दिल्ली वापस लौटने से 10 साल पहले। अब सूरी के बच्चों को हराना शायद हुमायूं के लिए इतना मुश्किल नहीं था। फिर से किस्मत उसके लिए चमक उठी थी, लेकिन ज्यादा देर के लिए नहीं। अपने बेटे से वो ज्यादा दिन मिला भी नहीं था। उस बेटे को जिसको छोड़कर वो फारस चला गया था मदद मांगने 1540 में, जब उसकी रियासत उसने पहली बार लुटी थी 1540 में, तब वो फारस चला गया था। शाह तमाश से मदद मांगी थी। ईरान पर्शिया के फारस के वो राजा जिन्होंने उनकी मदद की, उनकी मदद से वो वापस लौटा और 1555 में तख्त हासिल किया। अपने बेटे के साथ कुछ दिन बिताए, लेकिन फिर आई एक ऐसी घड़ी जिसमें हुमायूं अपने ही पुराने किले के अंदर बने हुए शेर मंडल लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर गया। और गिरा भी क्यों? क्योंकि एक दिन जब वो उस लाइब्रेरी में कुछ किताबें पढ़ने के लिए जा रहा था, तभी उसे अजान की आवाज सुनाई दी। अजान की आवाज सुनकर हुमायूं, क्योंकि बहुत ज्यादा एहतियात रखता था,
अपना उसका विश्वास था इस्लाम में बहुत, और इसीलिए वो वहीं पर बैठ गया। लेकिन उसका नया काफ्तान, उसका नया लिबास उसके पैरों में उलझ गया, और जब तक उसे होश आया तब तक वो सीढ़ियों से नीचे गिरा था। उसके शरीर पर, उसके सर में कई जगह चोट लग चुकी थी। अब इसके बाद हुमायूं मौत के गद्दे पर पड़ा था, और उसके सामने था बैरम खान, उसका ट्रस्टेड कमांडर। अब इस बैरम खान के हाथ में उन्होंने अपने बेटे अकबर का हाथ दिया और कहा कि ये है हिंदुस्तान के मुस्तकबिल, इन्हें हिंदुस्तान की गद्दी पर बिठाए रखना। बैरम खान ने मरते हुए हुमायूं से वादा लिया, और उसके बाद फिर उन्होंने अकबर को हिंदुस्तान के तख्त पर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हुमायूं अपने जीते जी तो कोई बड़ा मकबरा ना बना पाया, लेकिन उसकी मौत के बाद हुमायूं टॉम बनाया गया। उसके बेटे अकबर ने उसकी याद में हुमायूं टॉम बनाया। वैसे तो ये कहा जाता है कि हुमायूं की एक बेगम थी, हाजी बेगम या बेगा बेगम, उनके कहने पर यह मुजस्समा बनाया गया था। दिल्ली के आर्किटेक्चर्स में सबसे कमाल का कोई अगर नमूना है तो वो यही है, हुमायूं टॉम। उसके अलावा हुमायूं के जीवन पर उनकी बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा भी लिखी। उनकी बहन गुलबदन बेगम से उनके बेटे अकबर ने यह गुजारिश की कि आप मेरे अब्बा जान हुमायूं को अच्छे से जानती थी, मैं तो बदनसीब उनसे ज़्यादा मिल ना सका, ना ही उनके बारे में जानता हूं। अगर कोई उनके बारे में जानता है और जीवित है तो वो आप हैं। तो बहन गुलबदन बेगम, हुमायूं की बहन और अकबर की बुआ, इन्होंने हुमायूं के जीवन की और संघर्ष की एक कहानी लिख डाली, जो हम जानते हैं आज हुमायूं नामा के नाम से। तो हुमायूं के पूरे संघर्ष की कहानी उनकी बहन ने कलम से लिखी और इस किताब में उतार दी। इसमें कैसे उससे दिल्ली छिन गई 1540 में, और कैसे फिर उसने फारस के सुल्तान से मदद मांगी, उनसे मदद लेकर वापस पहले काबुल कंधार हासिल किया और फिर दिल्ली, और फिर कैसे आखिर बदनसीब हुमायूं का पैर फिसला और कैसे उनकी मौत हुई। ये सारी कहानी हमें मिलती है गुलबदन बेगम की लिखी हुमायूं नामा में। तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बादशाह हुमायूं की ये कहानी पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी एक सेशन में, जहां हम आगे बात करेंगे ऐसे ही किसी सुल्तान, किसी राजा और किसी रूलर की। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे। जय भारत, जय हिंद।